नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश लाइसेंस की इस चैनल में। आइए हम लोग शुरुआत करें। और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, हमने ग्रामर का क्लास उसमें शुरू कर दिया था, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ ग्रामर शुरू किया था। और आज हम लोग एक दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं, जो साथ साथ चलेगा। वीक में हम लोग बांट करके, है ना, वीक डेज में हम लोग उसको बांट कर पढ़ेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। ये दूसरा पार्ट होगा। तो स्ट्रक्चर में अभी मैं कोई एक चैप्टर शुरू नहीं करने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर या अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने बनाए हैं, जो ट्रांसलेशन के हर एक टॉपिक में जिसकी जरूरत होगी, उतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऐसे ही कुछ आधारभूतीय तथ्य बनाए गए हैं, कुछ मौलिक तथ्य बनाए गए हैं, और आज मैं उसी मौलिक तथ्य पर चर्चा कर रहा हूं। तो ये है हमारा बेसिक फैक्ट्स, मौलिक तथ्य। बेसिक फैक्ट्स मीन्स बेसिक फैक्ट्स फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन। अंग्रेजी अनुवाद के लिए आधारभूतीय तथ्य क्या है, किन किन चीजों को हमें पहले पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर का, ट्रांसलेशन का एक एक टॉपिक ग्रास रूट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्रास रूट से उसको पढ़ेंगे। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस जब हमारे सामने आता है, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहली जरूरत और सबसे पहला फैक्ट क्या होता है, क्या हमको करना चाहिए। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस जो हमारे सामने आता है, तो सबसे पहला फैक्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य की पहचान। वाक्य की पहचान। आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में तब तक ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको उस सेंटेंस के टेंस की जानकारी ना हो। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस जब हमारे सामने आता है, तो उसको लिखने या उसको बोलने से पहले वी शुड आइडेंटिफाई द सेंटेंस फर्स्ट। हमको पहले सेंटेंस को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से एक सेंटेंस में 3 पॉइंट्स होते हैं। नहीं, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एसपी, एक उसका मिडिल पॉइंट होता है एमपी, और एक उसका एंड पॉइंट होता है ईपी। नहीं, तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसपी को छोड़ देते हैं, एमपी को छोड़ देते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं कहां, एंड पॉइंट में, सेंटेंस के अंतिम बिंदु में चलते हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कहा कि ट्रांसलेट करने से पहले सेंटेंस के टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो टेंस की जानकारी आपको सेंटेंस के अंतिम पॉइंट में जाने के बाद ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां मान के चलिए कि हम यहां लिखते हैं कि वह जाता है। तो जब हम सेंटेंस के अंतिम पॉइंट में पहुंचते हैं, तो कम से कम है से हमको इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट के किस फॉर्म का है, इसकी जानकारी के लिए अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो हमको पता चलेगा कि यह प्रेजेंट के सिंपल फॉर्म का है। नहीं, अब जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरे पास एक घड़ी थी। अब यहां पर जब हम थी पॉइंट को, ये लास्ट पॉइंट को जब हम देखते हैं, तो हमको लगता है कि दिया हुआ जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो इसको हम लोग पास्ट के उस पैटर्न पर ले जाएंगे। सेंटेंस का जो पास्ट पैटर्न होगा, अगर हम उस पर ट्रांसलेट करके लिख दिए तो रिटन इंग्लिश में आ गया, अगर बोल दिए तो स्पोकन इंग्लिश में आ गया। तो इसलिए कोई भी हिंदी सेंटेंस जब हमारे सामने आता है, तो हमें सबसे पहला काम, वी शुड आइडेंटिफाई द सेंटेंस फर्स्ट। हमको पहले क्या करना चाहिए, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, सेंटेंस की पहचान करनी चाहिए, सेंटेंस को जानना चाहिए। यह है पहला फैक्ट। अब आते हैं
कि सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। सेंटेंस की पहचान तो आप अंतिम बिंदु में जाकर कर लेंगे। तो दूसरा प्रश्न अब यह भी आता है, ये जो सेंटेंस है जिसको हम वाक्य बोलते हैं, ये सेंटेंस होता क्या है। तो इसका दूसरा फैक्ट नंबर 2 में आप इस सेंटेंस को भी जानिए कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य किसे कहा जाता है। सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। तो सेंटेंस जैसे लेटर से लेटर मिलता है, लेटर से लेटर मिलाने के बाद अगर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो वर्ड बनाता है। उसी तरह से अगर वर्ड और वर्ड का मिलान हो, वर्ड को वर्ड के साथ अगर मिलाया जाए और अगर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो सेंटेंस का निर्माण कर देगा। तो सेंटेंस का निर्माण करेगा तो आप जानिए कि सेंटेंस केवल वर्ड को वर्ड से मिलाने से सेंटेंस नहीं बनता है। जब तक कि वह कॉम्बिनेशन, वह ग्रुप जब तक मीनिंगफुल नहीं होगा, जब तक वह सार्थक नहीं होगा, जब तक उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तब तक वह सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान देता हो, कंप्लीट एंड क्लियर सेंस एक्सप्रेस करता हो, कंप्लीट एंड क्लियर सेंस देता हो, वही सेंटेंस है। तो सेंटेंस को अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो वी कैन डिफाइन, हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं। और हमने वर्ड की चर्चा किया कि एक वर्ड भी सेंटेंस का काम कर सकता है अगर उसका कंप्लीट एंड क्लियर सेंस निकले तो। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि किसी को हमने कहा गो, गो तो एक वर्ड ही है, लेकिन यहां गो कहने से मेरा कुछ सेंस कंप्लीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जिसको कहे गो वो यहां से चला जाएगा, इसका मतलब है कि मेरी बात को क्या कर रहा है, समझ रहा है। अर्थात यहां जो गो वर्ड है ये वर्ड का काम नहीं कर रहा है, यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। हम बोलते हैं राइट, तो राइट एक वर्ड है, लेकिन इस राइट को कहने से मेरा सेंस कंप्लीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो आप लिखना शुरू कर देते, हमने कहा कि राइट तो लिखना शुरू कर देते, इसका मतलब आप कंप्लीट एंड क्लियर सेंस को समझ रहे हैं। तो यहां पर जो राइट है ये वर्ड नहीं है, ये सेंटेंस का वर्क करता है। तो इसलिए हमने कहा कि अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नो, वही सेंटेंस है। इसके बाद आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ अ थॉट इन वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों में विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति को सेंटेंस कहा जाता है। अगर हम अपने विचार को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को अगर हम शब्दों में पिरो दें, शब्दों में अगर हम रखें, तो एक सेंटेंस हमको बोलना होगा, वो सेंटेंस ही निकलेगा। मैंने कोई गार्डन देखा तो मेरे वह गार्डन देखने में सुंदर लगा, मेरे अंदर एक विचार आया कि यह गार्डन सुंदर है, बगीचा सुंदर है। तो मैंने क्या किया कि शब्दों में अपने विचार को पिरोया। मैंने कहा कि दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल, दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल। अब इस चीज को देखिए तो हमने क्या किया, तो अपने विचार को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को हमने वर्ड में एक्सप्रेस किया, और ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। तो हमने यही ना कहा कि द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ अ थॉट इन वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों में विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति को, शब्दों में विचार को अगर पूरा पूरा व्यक्त किया जाए तो एक सेंटेंस का निर्माण करता है, यही सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का अगर हम बाइफरकेशन करें तो सेंटेंस के दो पार्ट्स हमेशा याद रखिए, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। मैं आपको सेंटेंस का वो दो पार्ट्स दिखाता हूं। जो दो पार्ट्स हैं क्या, तो ये है सेंटेंस, सी ये है सेंटेंस, और सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक होता है
जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है प्रेडिकेट। क्या बोला जाता है? प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कई नाम देते हैं। वैसे अगर शुद्ध व्याकरण की भाषा में बोले तो सब्जेक्ट को उद्देश्य कहा जाता है, सब्जेक्ट को उद्देश्य, और प्रेडिकेट को विधेय, प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप सब्जेक्ट को कर्ता भी समझते हैं, आप कर्ता भी बोलते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। तो कर्ता मतलब उद्देश्य ही होता है। कर्ता का मतलब क्या, सब्जेक्ट का मतलब क्या? जो काम करता वही कर्ता, द डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन को जो करने वाला होता है वही उस एक्शन का सब्जेक्ट होता है। और अगर हम दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करें तो सब्जेक्ट के बारे में जरा गौर से सुनिएगा। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which names the person or thing we are speaking about. The part of a sentence which names the person or thing we are speaking about. मतलब वाक्य का वह भाग जो वस्तु व्यक्ति को नाम देने का कार्य करता है, ये नेमिंग पार्ट है। और ये नेमिंग पार्ट अगर है तो इसलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट के पार्ट में या तो कोई नाउन आ सकता है या कभी कोई प्रोनाउन आ सकता है। नाउन या प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के पार्ट में आता है। और प्रेडिकेट क्या है कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी देता है, वो प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब जानकारी देने वाला पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब होता है, वर्ब होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये नाउन प्रोनाउन का पार्ट है सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, और ये जो प्रेडिकेट वर्ब वाला जहां से, मतलब किसी भी सेंटेंस में वर्ब जहां से शुरू हो गया वो समझिए वहां से प्रेडिकेट का पार्ट शुरू हो गया। जैसे हम यहां लिखते हैं कि सी वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। सी वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। यहां देखिए, यहां से अगर काटा जाए तो ये सी जो है ये नेमिंग पार्ट है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट है। और यहां से वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, और प्लेस का क्या है, मेन वर्ब है। तो ये जो दोनों पार्ट हो गया ये पार्ट है प्रेडिकेट का पार्ट। अब आप कहें कि सर ये इन द फील्ड का जो पार्ट है ये क्या है? तो इन द फील्ड, इसके बाद जो भी पार्ट्स आएंगे उसको एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट का विस्तार, उसको क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का विस्तार। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। सब्जेक्ट क्या होता है? आप इसको सब्जेक्ट को कहते हैं नेमिंग पार्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन भी कर सकते हैं, ये डूअर है। सब्जेक्ट को डूअर कहना भी गलत नहीं है। डूअर, डूअर का मतलब करने वाला। करने वाला मतलब क्या? कि किसी एक्शन को संपादित करने वाला, किसी एक्शन को करने वाला। तो ये संपादित करने वाला पार्ट है। और ये पार्ट जो होता है ये सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है मुझे आइए हम विचार करते हैं कि अब सेंटेंस का जो काइंड क्लासिफिकेशन होता है। तो याद रखिए कि फंक्शन के दृष्टिकोण से सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं और उस चारों सेंटेंसेस को याद रखने की जरूरत है। एकदम बिल्कुल उस पर कंसेप्ट आपका है ना डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इसके कुल कितने काइंड्स हुए? 4। देयर आर 4 काइंड्स। कुछ ग्रामरियंस ने लिखा कि 5 काइंड्स होते हैं, है ना, लेकिन जेसी नेस्फील्ड साहब ने बताया कि 4 ही होते हैं। और जो 4 बोला जेसी नेस्फील्ड ने वो भी सही है, और जो 5 बोल रहा है वो भी सही है। कैसे सही है मैं आपको बताता हूं कि इसके 4 काइंड्स को देखिए। आइए नंबर 1 में जो पहला होता है उसको कहा जाता है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स या
assertive sentence, स्टेटमेंट्स या assertive sentence, स्टेटमेंट्स या assertive sentence पहला। दूसरा होता है क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है डिजायर्स। इस डिजायर्स में दो प्रकार के सेंटेंसेज आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको आधुनिक प्रयोग में डिजायर्स के अंतर्गत रखा गया है। और अंतिम जो होता है चौथा, वो होता है एक्सक्लामेशंस, एक्सक्लामेशंस या इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हमने क्या कहा कि जैसे निस्फेल्ड साहब ने कहा कि 4 होते हैं, देखिए 4 सही है, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिजायर्स, एक्सक्लामेशंस। कुछ ग्रामरियंस बोलते हैं कि 5 होते हैं, तो इधर से मिला देते हैं, असर्टिव 1, इंट्रोगेटिव 2, इंपेरेटिव 3, ऑप्टेटिव 4 एंड एक्सक्लामेटरी 5। तो दोनों का कहना सही है, लेकिन आधुनिक प्रयोग में कहा कि नहीं, हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक जगह पढ़ेंगे और उसको हम डिजायर्स के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगा कि ये 4 काइंड्स सेंटेंस के, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिजायर्स एंड एक्सक्लामेशंस। उसी को दूसरी लैंग्वेज में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये सेंटेंस के काइंड्स हैं, ये सेंटेंस के भेद कहे गए हैं। तो अब इस भेद के बाद हम लोग एक एक सेंटेंस को देखेंगे और मैं वह चीज आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। तो अब इसके आगे जो इसका होगा, स्टेटमेंट्स से लेकर के एक्सक्लामेशंस को मैं हाईलाइट करूंगा अपने अगले वीडियो में। इसको लगातार देखते रहिए और बेनिफिट्स लेते रहिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।